ये जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए, समता सुनता न्याय बंधुत्व भारत के निर्माण के लिए इस बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना, धार्मिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, ये सब को डेवलप करने के लिए उस पर हम लोग सेंटर का निर्माण कर सकें, जिस पर कैडर संगोष्ठी का आयोजन लगातार हम सब के न रहने पर भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत खड़ी हो। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को कैसे हम लोग न रहें, इसके बाद गतिमान रहे, इस पर विशेष चर्चा हुई। हम लोग तो जीते जी बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को चला रहे हैं और इसको अस्थाई कैसे बनाया जाए, इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने एक्चुअल में 20 जुलाई 1924 में उन्होंने बहस के हितकारिणी सभा बनाया था और उनका ये चिंतन था कि हमारा सामाजिक राजनीतिक जो हम लोग दबे कुचले हैं, जो धार्मिक सामाजिक रूप से नीच कहे जाते हैं, इस इतिहास की जानकारी बताने की कि हम लोग सामाजिक रूप से उच्च भी हैं, इस बात के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया। लेकिन आप सबके संज्ञान में और दर्शकों के संज्ञान में इस बात को भी जानकारी देना है कि 29 सितंबर 1925 में हेडगेवार जी ने बनाया अपना राष्ट्रीय सेवा संघ, जिसका मुख्यालय उन्होंने नागपुर में बनाया और नागपुर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना, गर्श को हिंदू के माध्यम से उन्होंने अपना कार्यक्रम चलाना प्रारंभ किया। उसका ये रहा कि जो बाबा साहब अंबेडकर का जो आंदोलन था उसमें कितना नुकसान फायदा की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि 2015 में जब धार्मिक जनगणना हुई तो धार्मिक जनगणना में 97 करोड़ हिंदू और 17 करोड़ मुसलमान, 2.5 करोड़ सिख और 84 लाख बुद्धिस्ट। एक तो रहा हेडगेवार जी का आंदोलन। अब बाबा साहब अंबेडकर का क्या उद्देश्य था? बाबा साहब अंबेडकर का उद्देश्य था कि ये जो बहुजन समाज है, जो दबा कुचला शोषित समाज है, ये हुक्मरान बने। हुक्मरान ही नहीं बने। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के आह्वान किया कि तुम नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलित, अवर्ण हिंदू और तुम नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू हो, तो ये आप मूलतः मूल निवासी बौद्ध हो। ये आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर ने चलाना प्रारंभ किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इसके लिए मूकनायक पत्रिका भी निकाला, बाबा साहब ने जनता पत्रिका निकाला, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत भी निकाला। मतलब मीडिया का जो रोल है, खुद बाबा साहब अंबेडकर इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बिना मीडिया का, और मीडिया में क्या, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंट मीडिया को बाबा साहब अंबेडकर ने कंट्रोल किया। अब रही बात कि अस्थायी रूप से भी बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हमारा अस्थायी रूप से वैचारिकी सेंटर बने, इमारत बने, तो जो आरएसएस का 1925 में बना, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमारा भी सेंटर होना चाहिए, हमारे लोगों को वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, हमारी इमारत होना चाहिए, तभी तो बुद्ध आंदोलन आगे बढ़ेगा, तभी तो जो जन जागरण, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, राजनीतिक जो नीड है, जिस पर राजनीति पर पूरा देश निर्भर करता है, चाहे शिक्षा, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सम्मान हो, इवन आपके देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये भी सरकार ही करती है। मतलब सारी पॉलिसी सरकार जब निर्माण करती है, आपके सारे दुखों का अंत सरकार की जिम्मेदारी है करने की। तो ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि ये सरकार अपना बनाएंगे, तो जो दलित, शोषित, वंचित है उनके लिए अच्छी नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अब इस जन जागरण के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कि इसके लिए सोचेंगे, विचारेंगे, काम करेंगे। इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अपनी भी इमारत होनी चाहिए, अपना भी वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, अपना भी हाल होना चाहिए, वो भी केंद्रीय हाल होना चाहिए। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने 18 जून 1939 में कहा कि सामाजिक कामकाज के लिए जो अत्याचार है, जुल्म है, जाति, इसको दूर करने के लिए अपना वैचारिकी सेंटर हो, इमारत हो, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने फार्मूला दिया कि जिसकी तनख्वाह 30 रुपये
और जिसकी तनख्वाह होगी वो 2 रुपया देगा, जिसकी 50 रुपया वो 5 रुपये देगा, जिसकी तनख्वाह 50 रुपये ज़्यादा है 1 महीना देगा। अध्यापक अध्यापिकाएं क्लर्क तो 1 महीने का सैलरी देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1940 को बड़ा स्पष्ट किया और बहुत गंभीरता से बात रखते हैं कि ये जो मैंने सामाजिक उन्नति की है, जो आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत, ये कैसे परमानेंट रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं, अभी आप एक ऐसे तंबू में रहते आ रहे हैं जो एक खंभे पर टिका हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इस खंभे के साथ रस्सियों के सहारे अन्य खंभे खड़ा कर दें, जिससे कि आपको संपूर्ण आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा फोकस करते हैं, जिससे आज बाबा साहब का अनुमान था कि यदि बहुत सारे खंभे, बहुत सारे कैडर देने वाले, बहुत सारे जागरूक कार्यकर्ता नहीं उत्पन्न होंगे तो इस समाज का भला कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने चाहते कि वैचारिक सेंटर बनेगा, तभी तो प्रशिक्षण होगा, उनका कैडर होगा, अम्बेडकर मिशन को, बुद्ध मिशन को समझेंगे। इस पर बाबा साहब का फोकस था और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हुए और आगे बढ़ाते हुए 7 दिसंबर 1940 को बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा स्पष्ट करते हैं कि हम जो सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को बेकार वहाँ बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि आप वहाँ दिन भर बैठें और बिना उद्देश्य का बैठें, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने समाज के कल्याण के लिए नीति बनाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिसको समाज को जानना बड़ा ज़रूरी है कि 14 मई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी इमारत जो आप बनाएं बहुत सुंदर बनाएं और उपयुक्त भी बनाएं। सुंदर उपयुक्त कि कोई भी वीआईपी आवे और उस हाल को देखे तो उसको महसूस हो कि इस मुंबई शहर में इससे सुंदर सुव्यवस्थित हाल कोई दूसरा नहीं। एक चीज़ यहाँ बहुत स्पष्ट करना पूरे समाज को जरूरी है बताना कि 11 जनवरी 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच बम्बई में ही दे रहे हैं। तो उस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और आपके 1945 तक चला। तो चूँकि 42 में भाषण दे रहे हैं तो लोगों की संख्या थी कि एक्चुअल में बिल्डिंग यदि बन जाए तो ध्वस्त हो जाएगी। उस पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पहले आप लोग जमीन ले लीजिए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह सच है कि युद्ध चल रहा है तो सभी लोग तो मरेंगे नहीं। अरे भाई, कुछ लोग तो बचेंगे भी, कि सभी लोग युद्ध में मरेंगे। तो जो कुछ लोग बचेंगे तो उनके लिए तो कुछ करना होगा। तो जो लोग मरने की आशंका से भयभीत हैं तो उनको चाहिए कि मरने से पहले जो जीने वाले लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए इमारत बनाएं, वैचारिक सेंटर बनाएं। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर फोकस करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो आपका खुला मंच है, समता आवाज़ है और भारत आवाज़ है, ये सब के चैनल के माध्यम से कहना, जिनको ये लगता है कि अरे अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो बुजुर्ग हो गया हूँ, अब तो मेरे आय कम है, तो जिनको वास्तव में जो इस बाबा साहब के इस कथन से, इस भाषण से बड़ा सोचना चाहिए कि जिनको मरने की ज़्यादा चिंता हो गई है कि अब तो नहीं बचेंगे या तो हमारी लाइफ कम है, तो उनको समाज के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जीवन छोटा है। बड़ा जीवन वाला तो कह सकता है कि अभी तो मैं 2 साल बाद, 4 साल बाद करूँगा, 10 साल बाद करूँगा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनको अपने जीवन से लगता है कि अब कम जीवन है, उसे अपना तन मन धन का सहयोग ज़्यादा करना चाहिए। ये 11 जनवरी 1942 के भाषण से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। अब सवाल खड़ा हुआ आगे का। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बड़ा बोलते हैं स्पीच में, कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, लिखा देंगे समाज को तो समाज की तरक्की हो जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्वेश्चन करते हैं 20 जुलाई 1952 को, कहते हैं कि क्या शिक्षित युवा सामाजिक कार्य करेंगे। ये घटना उस समय की है जब सिद्धार्थ बोर्डिंग हॉस्टल का
उद्घाटन था और कुछ कमरे उसमें बनाने थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आप लोगों ने दलित समाज संघ ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है, लेकिन मुझसे मेरे मन में एक चिंता है और मेरा एक आपसे सवाल करने का मन करता है कि जिन बच्चों को आप लोग त्याग तपस्या से पढ़ा रहे हैं, क्या वो सामाजिक कार्य करेंगे? फिर आगे बोलते हैं, क्या आप लोग कोई प्रतिज्ञा पत्र भरवा रहे हैं बच्चा लोग से? उत्तर ना मिले पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है और मैं सोचता हूँ और सोच करके मैं एक कार्य किया कि बहुजन समाज की उन्नति के लिए हमारे बीच में कुछ युवा तैयार हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने सिद्धार्थ कॉलेज प्रारंभ किया था और मुझे आज कटु अनुभव हो रहा है कि बच्चे पढ़ ले रहे हैं, लिख के होशियार भी बन रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ही मकसद है कि कोई बड़ी सी नौकरी मिले और यहाँ तक सोचने लगो कि बड़ी नौकरी मिली, बस हो गया अपना काम, मैं कौन, समाज कौन, इसको लोग भूल जाते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, किसके बच्चों को पढ़ाओगे, किसके बच्चों के लिए आप इतना त्याग तपस्या करोगे जो पढ़ने के बाद समाज को भूल जाते हैं? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है? आज उस चीज़ को चिंतन करने की जरूरत है कि हमारी पढ़ाई का मकसद क्या है। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, यदि वो समाज को भूल जाते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर समाज को भूल गए होते तो हम लोग किस लेवल पर आज होते? इस दर्द जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पीड़ा है, इसको समाज में बताने के लिए वैचारिक सेंटर की जरूरत है, कैडर की जरूरत है। चाहे आईएएस बनकर तैयारी कर रहा है उसको भी कैडर देने की जरूरत है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको भी बच्चे को देने की जरूरत है, जो एमबीबीएस में पढ़ रहा है उसको भी देना है, जो आईटी में हो, कहीं भी हो, वो सबको कैडर देने की जरूरत है। कैडर देंगे कहाँ? कोई अस्थायी सेंटर होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इमारत और वैचारिक सेंटर की बात कही, जिसको कि बनाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पर है, और उसका फार्मूला भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी फार्मूला दिया कि जो लोग 25 रुपये से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट करेंगे एक महीने के तनख्वाह, उनका इमारत बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा। आज हमारे साथी कभी कभी अज्ञानता में कह देते हैं कि इमारत बोर्ड पर नाम लिखवाने से हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। बात नाम का नहीं है, बात आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। अगर सम्राट अशोक 84,000 स्तूपा न बनवाए होते, शिलालेख नहीं लिखवाए होते, तो क्या आपको लगता है कि आज बौद्ध धर्म जिंदा रहता? कब का समाप्त हो जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाना और इतिहास का चित्रण करना, इतिहास को लिपिबद्ध करना, ये हम जो ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, भविष्य के लिए उसको तैयार करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट कहते हैं। इवन यहाँ तक कहते हैं कि जब गांव से आप चंदा इकट्ठा करके इमारत बनावें तो इमारत बोर्ड पर गांव का नाम अवश्य लिखें, जिससे वो गांव के लोग प्रेरित हों, गांव के बच्चे लोग प्रेरित हों। ये सब देखिए, जितने फार्मूला बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको इमारत पर इतना फोकस किया। इवन 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं नाटक नौटंकी मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे उच्च वर्गीय समाज चारों दिशाओं में डेवलप कर रहा है, वैसे ये जो पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज, ये भी आगे बढ़े। इवन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए राजनीति से बढ़कर अब मुझे यह काम ज़्यादा जरूरी लगता है, जिससे कि जन जागरण पैदा हो। और अगर फिर भी नहीं बन पाता है बाबा साहब अम्बेडकर के इतने कहने के बावजूद में, तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शायद इसलिए नहीं बन पा रहा है। उनकी शंका थी कि कहीं फंड का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक पैसे का हिसाब किताब न रखना, उसका मिसयूज करना, उससे बड़ा नीच काम नहीं है। इसलिए बड़े झकझोरते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है इमारत बनाने की, ये पढ़े लिखे लोगों की जो नौकरी चाकरी उनकी तो है ही है, लेकिन ना ही बनने पर बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ा अफसोस जाहिर करते हैं कि अब मुझे पढ़े लिखे पर भरोसा नहीं है,
अब मुझे 3 लोगों पर भरोसा है, आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और अशिक्षित लोगों पर। और आज उसी चीज़ को देखना है कि हम लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग की क्या जिम्मेदारी होगी। हम लोग एक्चुअल में इसकी जानकारी ही नहीं है। एक जो एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है 40, अब 40 जब आया तो उसके आपके ये 39-40 वॉल्यूम में लिखा हुआ है। और ये 39-40 वॉल्यूम का प्रकाशन ही पहला हुआ है आपके 2019 में और आपके सेकंड प्रकाशन हुआ 2020 में। इधर देख रहे हैं लॉकडाउन लगा, लोगों को पता नहीं। तो हमारे समाज को पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इमारत के बारे में, वैचारिक सेंटर के बारे में इतनी गंभीर चिंतन रखे हैं। इसको समाज को जानकारी न होने की वजह से वो सब प्रॉब्लम है। अब उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, ये समाज के अंदर जन जागरण करने के लिए ये राष्ट्रीय चिंतन और ये जो कैडर जो हो रहा है पूरे जनपद में, कि हमारे समाज को जानकारी मिल सके जिससे कि अपने दायित्व को निर्वहन कर सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक व्यक्ति पर 3 ऋण होता है, एक माता पिता का ऋण, एक अपने पूर्वजों का ऋण और दूसरा समाज का ऋण। तो समाज के ऋण को उत्तीर्ण करने के लिए, समाज के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए उसको अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तभी समाज जिंदा रहे। इसलिए समाज में या एक व्यक्ति के पास 3 जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी। तो हम लोग कहीं अनजाने में बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य से, उनके विजन से अनभिज्ञ होने के कारण हम लोग 2 जिम्मेदारियों का तो निर्वहन करते हैं, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक पारिवारिक जिम्मेदारी। ये कैडर और राष्ट्रीय चिंतन के माध्यम से हम लोग समाज में बाबा साहब अम्बेडकर के कथनानुसार सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में वैचारिक सेंटर को कंप्लीट करने के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का वैचारिक सेंटर इमारत कंप्लीट करने के लिए सारनाथ में बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में एकदम रिंग रोड पर 14,000 स्क्वायर फीट, उसको हम लोग ने एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद उसका शिलान्यास किया गया और 2021 में राष्ट्रीय चिंतन भी हुआ उस पर। और उसमें से 14,000 स्क्वायर फीट में से हम लोगों ने 10,000 स्क्वायर फीट परचेज भी कर लिया और आगे का जो 20% है 11 जुलाई को उसकी रजिस्ट्री होने जा रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील भी करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने, उनके वैचारिक सेंटर को पूर्ण करने में अपने तन मन धन का सहयोग करें, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना है, जो मिशन है कि भारत को बौद्धमय बनाना, ये जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए, समता सुनता न्याय बंधुत्व भारत के निर्माण के लिए, इस बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना, धार्मिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, ये सब को डेवलप करने के लिए उस पर हम लोग सेंटर का निर्माण कर सकें, जिस पर कैडर संगोष्ठी का आयोजन लगातार हम सब के न रहने पर भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत खड़ी हो। इसके लिए मैं अपील करता हूँ सारे पूरे देशवासियों से ही नहीं, जो विश्व में जो हमारे एनआरआई साथी हैं उनसे भी अपील करता हूँ, इसमें सहयोग करें, इसको बनाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करो। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव अबाज का।